हाँ, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है। आप सभी भाइयों की हाय कुलदीप सर, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार जी। नमस्ते देवेंद्र जी, नमस्ते, सभी को नमस्कार। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है जी। नमस्ते नमस्ते, आप सभी लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ दोस्तों। पायोनियर समूह का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो टॉपिक है दोस्तों, वो भी मेरे जैसे शराबी की जिंदगी के लिए, सोबराइटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टालम टाल करने की मेरी जो आदत है, जो मेरा स्वभाव है, उसके बारे में ये विषय है दोस्तों। और बहुत गहराई से इसको समझने का, जानने का जो मौका है, वो इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद ही मुझे मौका मिला दोस्तों। बचपन से तो ये चीजें किसी न किसी की मुंह से, जबान से कहीं पढ़ने में आती थी, लेकिन ए में जो भी मैं सुन रहा हूँ, उसका मेरे जिंदगी से कितना संबंध है सीधा, कैसे वो मेरे जिंदगी को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीजें तो दोस्तों ए में आने के बाद ही मुझे समझने को मिली। जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ अल्कोहलिज्म के, तब भी मैं महसूस करता हूँ दोस्तों कि उस वक्त भी ये स्वभाव मेरे साथ में काम कर रहा था। और ये जो हर बात को टालने वाली जो बात थी, ये इस बात ने दोस्तों, इस स्वभाव ने काफी मेरा नुकसान कर चुका था। जब मैं अपने घर में पहले ही शराब की बर्बादी देख चुका था। मेरे पिताजी भी शराबी थे और एक शराबी कैसे बर्बाद होता है, उसका परिवार कैसे सफर करता है, इसका भुक्तभोगी मैं खुद था। लेकिन उसके बावजूद मेरी जिंदगी में शराब आई। और दोस्तों, पहले तो मैंने काफी छुप के और बहुत ही कंट्रोल में शराब मैंने पी। एजुकेशन चल रहा था तो कहीं तो भी मैं अपनी बदौलत शौक करने के लायक नहीं था। कोई पिला देता था तो मैं पी लेता था। ऐसी ही मेरी शुरुआत में शराब की शुरुआत हुई। मगर जैसे जैसे धीरे धीरे मैं शराब का शिकार बनते चले गया और शराब के जो प्रभाव है मेरी जिंदगी में भी होते गए, तो मैं तो नहीं कभी चाहा, शुरुआती दौर में जो झटके मुझे मिले, जो अनुभव मुझे आए, कटु अनुभव, उसके बावजूद मैं तो शराब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि एक स्वभाव जो रहता है, ईगोइस्ट, एक अल्कोहलिक पूरी तरीके से ईगोइस्ट रहता है। वो जल्दी हार नहीं मानता और उसके अपने सेल्फ जस्टिफिकेशन के सारी चीजें भी होती है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अरे कल रात को थोड़ी ज्यादा ले ली थी, वो आखिरी पैक हो गया। यानी जो शुरुआती दिनों में शराब की वजह से मुझे सबक जो मिले, वो भी मैंने नहीं लिए। क्योंकि यही सोच थी, होता है, हो जाता है कभी कभार, अपन हमेशा पीने वाले थोड़ी है। और फिर सेल्फ जस्टिफिकेशन, वो आखिरी का पैक लिया ना तो उसकी वजह से हुआ, या फलानी चीज हुई थी उसकी वजह से हुआ। मगर एक समय ऐसा आया कि मेरी बर्बादियां दोस्तों पहले तो लोगों ने गिनाई। वो देख रहे थे, मुझे जज कर रहे थे, क्योंकि मैं शुरू से ही लोगों में मिलने जुलने वाला व्यक्ति था। काफी मेरा सोशल इन्वॉल्वमेंट रहा था, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, सामाजिक प्रोग्राम्स,
तो मैं लोगों की नजरों में था। तो शुरू शुरू में लोगों ने मुझे समझाया, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया दोस्तों कि मैं खुद देख रहा था, मैं खुद अनुभव कर रहा था। कई बार मैं ब्लैकआउट में चले जाता था, पीते वक्त समझ में ही नहीं आता था कि नशा कैसे हो गई। जिनके साथ पी रहा हूँ वो मुझे घर में छोड़ रहे। कई बार मैं ब्लैकआउट में जाके कहीं गिर गया तो चेहरे पे मेरे जख्म हो रहे हैं। दूसरे दिन लोग बता रहे हैं, अरे तुझे पता है कि तूने कल क्या किया। तो ये चीजें धीरे धीरे हो रही थी। एक जमाने में कभी किसी ने शराबीपन के बारे में छेड़ा तो मैं वही इंसान था बोलने वाला, मेरा बाकी के लोगों के जैसा है क्या? मैं कोई उधार थोड़ी पीता, मैं गाली गलौज थोड़ी करता, मैं झगड़े फसाद थोड़ी करता। और एक नया ईगो डेवलप हो रहा था कि बॉस अपन तो इतनी पीते हिलते तक नहीं, और ये बाकी के लोग देखो थोड़ी सी पीते हैं और बहुत ज्यादा तमाशा दिखाते। तो ये जो अपने आप का समर्थन करने वाली चीजें थी, उसकी वजह से शुरुआती दिनों में मैं माना ही नहीं। लेकिन वो समय भी आ गया दोस्तों कि जब मेरी बर्बादियां खुद मैं देख रहा था कि शराब मेरा मान सम्मान खराब कर रही है। मैं भी उधार करने लग गया हूँ। घर में चिड़चिड़पना और जो पिताजी के प्रति जो दबी हुई खुन्नस थी कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं पाया, अभाव की जिंदगी, लोग सब कुछ मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो ये जो सारा फ्रस्ट्रेशन था वो इस शराबीपन की वजह से कैसे वो मेरी खुन्नस को बढ़ा गया, मेरी भावनाओं को बिल्कुल अनियंत्रित कर गया, मुझे भी पता नहीं चला। तो घर में भी तू मैं गाली गलौज शुरू हो गई। गिरना पड़ना जैसे वो तो शुरू हो ही चुका था। धीरे धीरे लोग मेरे से दूर होते जा रहे थे। तो ऐसे में कहीं तो भी मेरे मन में बीच बीच में विचार आने लगे थे कि नहीं यार, अब अपने को दारू बंद करनी चाहिए। लेकिन वही मैं स्वभाव, आज का जो विषय है आज भी उसको रिकॉल करता हूँ। तो शराब तो बंद करना है यार, छोड़ना है, करेंगे। आने वाले 31 को करेंगे, होली के वक्त पी लेते हैं, होली के बाद बंद कर देंगे, या इस दिन से करेंगे या उस दिन से करेंगे या उस प्रोग्राम के बाद करेंगे। तो मैंने देखा दोस्तों कि ये था मेरे अंदर में, और जिसकी वजह से ही दोस्तों सही समय पे सही निर्णय नहीं लेने की वजह से शराब मेरी जिंदगी से गई नहीं। और बाद में मैंने उम्मीद भी नहीं किया था इतनी बर्बादियां दोस्तों मेरी जिंदगी में, क्या लगा रखा है यार तुमने, इतनी बर्बादियां दोस्तों मेरी जिंदगी में होने लगी। 2003 में तो मैं बीमार गिरा, टीबी हो गई, बिल्कुल हड्डियों का मैं ढांचा बन गया था। और उस वक्त उस बीमारी में मैं बिल्कुल मरते मरते ही बचा। 11 महीने में बेड पे रहा। और तब कहीं तो भी मैंने ठाना था कि नहीं यार, अब इसके बाद में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, फिर दोबारा शराब की तरफ में नहीं जाएंगे। मगर उस वक्त नहीं मालूम था दोस्तों कि मैं अल्कोहलिज्म नाम की किसी बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग करने वाला शराबी नहीं रहा हूँ। तो ये सारी चीजें उस वक्त नहीं मालूम थी। तो 11 महीने के बाद फिर एक बार शराब सामने में आई, और फिर दोस्तों मैंने उसको अपना लिया। और फिर जितनी बर्बादियां पहले नहीं हुई थी, फिर उससे ज्यादा कई गुना बर्बादियां मेरी जिंदगी में होने लगी। और उस वक्त भी दोस्तों मेरे मन में ये विचार आते थे कि नहीं, शराब बंद करना है, इस दिन से करेंगे, उस दिन से करेंगे। तो सारा जो अल्कोहलिज्म मैंने देखा दोस्तों, जो अल्कोहलिज्म की सारी बर्बादियां मैंने देखी, तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि उसमें ये जो हमारा स्वभाव है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना, जानबूझ के कोई काम करना है, कोई निर्णय लेना है तो उसको डिले करते रहना, उसमें कभी कभी हमारा अहंकार भी काम करता है
जो हमको बोलता है अभी कुछ इतना बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ उतनी अपनी कोई बर्बादी नहीं हुई है, करेंगे, बंदी करना है ना तो करेंगे, बाकी के लोगों से तुलना है। और दूसरा एक होता है कि डर, कि फिर अगर ये निर्णय हमने ले लिया या ये काम हमने कर लिया, चाहे शराब के ही मामले में, तो फिर क्या होगा, मर तो नहीं जाऊंगा, तो मैं जीऊंगा कैसे शराब के बगैर। तो ये चीजें भी कहीं तो भी दोस्तों कोई भी निर्णय लेने में, किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने में हमको देर करने लगाती है। लेकिन बहुत सारी चीजों में दोस्तों सही में अगर हमने सही समय पे सही निर्णय नहीं लिए तो जो नुकसान होता है कभी कभी उन चीजों की फिर दोबारा भरपाइयाँ भी नहीं होती है। खैर दोस्तों, आखिरी के हाल तो और बद से बदतर थे। 35-40 किलो का वजन, शादी हुई नहीं थी, अच्छी खासी उम्र हो गई थी, शादी होने का कोई चांस नहीं था। एक अच्छे प्रोफेशन में गया था, वो प्रोफेशन पूरा खराब। सोशल बॉयकॉट, 2003 की बीमारी के बाद जब फिर से शराब जिंदगी में आई तो जो बची कुची सहानुभूति थी लोगों की, वो भी सब खत्म। और कहीं तो भी दोस्तों सारे प्रयत्न, अपना विल पावर लगा के देख लिया, आसपास के डॉक्टर्स हो गए, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का साइकेट्रिक हो गया, लेकिन शराब बंद नहीं हुई। एक बार तो मैं खुद ही दोस्तों, कुछ दोस्तों के साथ में एक डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती होने चला गया था। यानी मैं चाहता था कि मैं शराब से दूर रहूं, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने मुझे वापस भेजा। एडमिशन नहीं हुआ मेरा, 1 महीना में दारू से दूर रहा और फिर उसके बाद में और शराब जिंदगी में आ गई। तो आखिरी के दिनों में तो मैंने कोई उम्मीद ही खो दी थी कि अब अपनी शराब बंद हो सकती है। और ऐसे में दोस्तों 2007 में अगस्त में मेरा दोस्त, जो हम साथ में शराब पिया करते थे, वो 2 महीने से मुझे दिख नहीं रहा था। और 2 महीने के बाद में जब वो दिखा, हम जिस एरिया में रहते थे एक सरकार मान्य लाइब्रेरी थी, ग्रंथालय, तो वहाँ हमारी बैठक थी। तो वहाँ जब हम बैठते थे तो वो मुझे AA की मीटिंग्स के बारे में बताता था कि मैं अभी 2 महीने से दारू से दूर हूँ, मैं इस एक मीटिंग में जा रहा हूँ। और उसने मुझे मैसेज दिया, समझाने की कोशिशें किया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था कि इतनी सारी बर्बादियां होने के बाद में बिल्कुल सुनते बराबर मैं एक पांव पे खड़ा हो गया। मुझे याद है करीब करीब 8-15 दिन उसने मुझे AA की मीटिंग में चलने के लिए बोला। AA की मीटिंग में क्या होता है, AA का प्रोग्राम क्या है, चाहे 2 महीने हुए हो उसको, लेकिन जितना उसने जाना था वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। और मैं उसको यही बोलता था, हाँ ठीक है चलेंगे। और मुझे याद है कि मैंने एक बार तो उसको ये बोला, क्या जानने की गरज है, अपन यही बैठते जाएंगे ना, यही मुझे बताते जाओ। तो मेरी शराब मेरे लिए एक जिंदगी और मौत का सवाल है, और मेरे लिए अपनी इस लाइफ के बारे में निर्णय लेना कितना जरूरी है, इसकी भी समझ मेरे में नहीं थी। जबकि ऐसा कुछ बचा नहीं था दोस्तों कि मैं बोल सकूं कि मेरी जिंदगी का कोई फ्रेंड बचाओ। अरे भाई, जो आदमी मरते मरते बच चुका है, आखिरी दिनों में हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, चक्कर आकर गिर जाता है, पता भी नहीं चलता क्या हो गया क्या नहीं, सारा सोशल बॉयकॉट हो चुका है, आर्थिक रूप से बदहाल हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति के पास में क्या बचा है। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मैं अपने जिंदगी का निर्णय जल्दी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसीलिए AA में बोला जाता है दोस्तों कि हम जिस बीमारी से ग्रसित है वो एक डिजीज ऑफ डिनायल भी है, यानी न मानने वाली बीमारी, स्वीकार ही नहीं करते। और मेरे जैसा अल्कोहलिक तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे पैर कब्र में लटके रहते, हजारों बहाने रहते हमारे पास दारू पीने के, इसकी वजह से पी रहा हूँ, उसकी वजह से पी रहा हूँ। अरे भाई, जान ही जा रही है, उस पर ध्यान ही नहीं है। डिजीज ऑफ डिनायल, न मानने वाली बीमारी। कभी ये मान भी लिए कि हाँ यार कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकते,
तो दूसरा जस्टिफिकेशन तैयार है, यार इतना तो अपना बर्बाद नहीं हुआ बॉस। और अगर ये भी मान लिए कि हाँ बर्बादी है तो हुई है, पर ये मानने को तैयार नहीं कि कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकते। शायद इसीलिए बोला गया ए में कि दारू से दूर रहना है तो 100% सरेंडर करना पड़ेगा कि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। अपना बॉटम तय कर लो, लोगों से तुलना बंद कर दो कि लोगों की कितनी बर्बादियां हुई है। तो खैर दोस्तों, ए का मैसेज मिलने के बाद में भी मैंने टाल मटोल किया, जबकि ये मेरी जिंदगी का सवाल था। लेकिन मेरे पास में और कोई रास्ता बचा नहीं था और आखिरकार दोस्तों मैं ए की मीटिंग में आया। और जैसे ही मैं पहली मीटिंग ए की क्या मिरेकल हुआ आज तक मैं नहीं जानता। शायद अल्कोहलिज्म की मार की वजह से थोड़ी बहुत ईमानदारी पैदा हो गई थी, थोड़ा मन भी ओपन हो चुका था और थोड़ी विलिंगनेस भी थी कि नहीं यार मैं शराब से दूर रहना चाहता हूँ। और उसने चमत्कार कर दिया। एक ग्रेस ऑफ गॉड रही कि पहले ही मीटिंग से दोस्तों जो मिरेकल मेरी जिंदगी में हुआ कि जो जुनून शराब के मामले में मेरे अंदर था, वही जुनून पागलपन एक ही मीटिंग के बारे में पैदा हो गया। इतनी अच्छी मुझे मीटिंग लगी, जो ट्रीटमेंट मुझे मिला, जिस प्रेम और सहानुभूति का मैं भूखा था, मुझे गले लगाया गया, मेरी पीठ पे हाथ रखा गया और बोला कि आते रहो। तो ये प्रेम मुझे बाहर नहीं मिल पा रहा था और इस ट्रीटमेंट ने ए में मुझे रोक दिया। इतने अच्छे लोग लगे, पूरी ईमानदारी से खुले मन से अपने अनुभव बांटने वाले, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ। और इन चीजों ने दिल जीत लिया दोस्तों। और ऐसी लगन मुझे ए की मीटिंग की लग गई कि जिसकी हद नहीं। अपने आप को मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में, फेलोशिप में इन्वॉल्व कर दिया शुरू से ही। बाकी की जगह कुछ बची नहीं थी, कहीं मान सम्मान बचा नहीं था, कोई लोग बचे नहीं थे। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग बहुत बढ़िया थी। यहाँ जो कैरिंग द मैसेज के काम मिल रहे थे, लोगों से अच्छी बातचीत हो रही थी, तो बहुत बढ़िया वातावरण लग गया। और जिसको ए में सर्विस बोलते हैं, सेवा, तो बहुत जल्दी दोस्तों मैं इस चीज में आ गया। दोस्तों, ए की सर्विस का फायदा मैं यही बोल सकता हूँ कि कैसे मेरी जिंदगी में शराब की दूरी मेरी हासिल होती चली गई, पता भी नहीं चला। लेकिन कहीं तो भी दोस्तों, जो ए में हमेशा इशारा दिया जाता है कि सिर्फ शराब बंद करना हमारी समस्या नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ तो मीटिंग में एक भी व्यक्ति दिखा नहीं होता। क्यों इतने सालों से लोग ए में आ रहे हैं? तो उसके पीछे का कारण यही है कि ये प्रोग्राम शराब बंद करने के बाद में शुरू होता है। जिस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से हम ग्रसित है, तो वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल मैलेडी है, आध्यात्मिक बीमारी। शराब से दूर होना तो एक पहली शुरुआत है, लेकिन अब अगर मुझे अपनी उस आध्यात्मिक बीमारी पे काम करना है, मतलब मेरी पर्सनैलिटी पे काम करना है, तो मुझे यहाँ निरंतर आते रहना पड़ेगा और ए के प्रोग्राम को समझ के उसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा हुआ कि ए में आने के बाद में शराब की दूरी भी मिल गई और ए की सर्विस में मैं ऐसा खो गया दोस्तों, शुरुआत के 3-4 साल, कि मैंने ना कदमों पे ध्यान दिया, ना अपने आप की सफाई पे ध्यान दिया, ना आपको अपने स्वभाव को बदलने की मैंने कोशिश की। तो नतीजा ये निकला कि दारू से दूर था, मान सम्मान मिल रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था अंदर से, लेकिन दोस्तों जो एक सही मायने में सेटिस्फेक्शन था वो मैं मिस कर रहा था। और जिस तरीके से अल्कोहलिज्म में मेरे संबंध बिगड़ रहे थे और मैं अंदर से दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, ठीक वैसे ही ए में आने के बाद में भी मेरे ए में भी और बाहर में भी संबंध खराब हो रहे थे। क्योंकि ना तो मेरी भाषा बदली थी, ना मेरा व्यवहार बदला था, ना मेरा एटीट्यूड बदला था। तो पहले भी अल्कोहलिज्म में माँ बाप परेशान थे
और ए में आने के बाद में जब उन्होंने देखा कि ये दिन रात ए कर रहा है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा, तो फिर मेरे माँ बाप परेशान हो गए। शुरुआत में उन्होंने ताने भी दिए कि दिन रात मीटिंग ही मीटिंग, घर में भी कुछ ख्याल है कि नहीं। तो मेरे पिताजी के साथ भी मेरी अनबन हुआ करती थी। तो कहीं तो भी दोस्तों, जो परिस्थितियां मैं अपनी जिंदगी में देख रहा था कि मैं शराब से तो दूर हूं, लेकिन लोगों से संबंध ठीक नहीं हो पा रहे, और लोगों से संबंध ठीक नहीं थे तो मैं अंदर से परेशान था, अंदर से खुश मैं नहीं था। तो शराब से दूरी के बाद, अच्छी सर्विस में नाम कमाने के बाद में भी किसी प्रकार का समाधान और चित्त शांति में मुझे नहीं थी। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि मेरे ही साथ में आए हुए लोग, मेरे पहले आए हुए लोग, मेरे बाद में आए हुए लोग एक एक करके फिर शराब की तरफ में जा रहे। जिस दोस्त ने मुझे मैसेज दिया था, 2-3 महीने के बाद में उसने भी झिटक ली। कई महीने उसके पीछे मुझे पड़े रहना रहा। पर एक दिन ऐसा आया कि फिर मुझे ओल्ड टाइमरों ने समझाया, वो अभी मान नहीं रहा है तो उसको छोड़ दो। बोले आप अपनी रिकवरी पे, अपनी सोबराइटी पे पहले काम करो। थैंक्स गॉड कि वो मेरा दोस्त भी वापस आ चुका है और वो भी अच्छी खासी सोबराइटी है उसकी। तो ये चीजें मैं जब देख रहा था तो उसका नतीजा, उसके कारण भी पता चले। बार बार एक ही मीटिंग्स में मैं ओल्ड टाइमरों से सुन रहा था कि सिर्फ शराब बंद करना एक का प्रोग्राम नहीं है। हमारी असली समस्या है ये जो शराब आज बंद है, ये फिर दोबारा शुरू ना हो। और बिल्कुल सही बात थी दोस्तों। ए में आने के पहले भी कंडीशनली कई बार मेरी शराब बंद रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, और जब मैं बीमार गिरा तब मैं 11 महीने दारू से दूर था। लेकिन उसके बाद भी मैंने जिंदगी में फिर शराब लाई थी। तो ए में आने के बाद में मुझे ओल्ड टाइमरों से सीखने को मिला कि ये प्रोग्राम सिर्फ शराब बंद करने का नहीं है। शराब फिर दोबारा न आए उसके सारे रास्ते बंद मुझे करने पड़ेंगे। और उसके लिए कहीं तो भी इस प्रोग्राम को, ये जो 12 कदमों का आध्यात्मिक प्रोग्राम है, इसको मुझे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक इन 12 कदमों पे मैं काम नहीं करूंगा, मैं अपनी आध्यात्मिक बीमारी से रिकवर नहीं हो सकता। उस पर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं जैसे का वैसा ही रहूंगा और हमेशा शराब के खतरे में रहूंगा। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने 7 डेडली सिंस की बात की है। आध्यात्मिक बीमारी का मतलब है दोस्तों कि मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे व्यक्तित्व को लगा हुआ रोग। जो मेरा व्यक्तिमत्व है, जो मेरा एटीट्यूड है, मेरे अंदर में वो चरित्र के जो दोष है, यही वो चीजें हैं जो मुझे शराब की तरफ में देर सवेर लेके जा सकती है। और अगर मैंने इस प्रोग्राम को लेने के लिए भी अगर टाल मटोल की तो मेरा कभी भी घात हो सकता है। दूसरा, इसका यानी हमारे स्वभाव का ये जो हिस्सा है, टालम टाल करने का, किसी भी चीज को डिले करने का, तो कहीं तो भी दोस्तों जब ए के संदर्भ में हम बात करते हैं तो हर बात को शराब से जोड़ने की भी गरज नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में शराब से दूर रह के सही मायने में अपनी जिंदगी में समाधान चाहता हूँ, चित्त शांति चाहता हूँ, जॉय, खुशी चाहता हूँ। तो अगर उसको मुझे पाना है, जो कि ए का प्रोग्राम गारंटी देता है, उसके लिए भी मुझे ए के प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो जो हमारा ये स्वभाव है टालम टोल करने का, जानबूझ के डिले करने का, जो चीज मुझे जब करनी चाहिए तब न करके बेवजह बेफजूल उसको मैं अपने आलसीपन का शिकार होके उसको आज नहीं कल करेंगे, ए में ही रहना है, कभी भी कर लेंगे, तो उसकी वजह से मैं शराब तो बहुत बाद में पीऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं एक आध्यात्मिक प्रगति से अपने आप को दूर करते जा रहा हूँ। जितना इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने में मैं देर करता हूँ, उतना ये जो ए का प्रोग्राम मुझे प्रॉमिस करता है कि मेरी जिंदगी में बदलाव आने वाले हैं, मैं अंदर से बदलने वाला हूँ, मैं एक ऐसी स्टेज पे आ सकता हूँ कि हर परिस्थिति में एक भावनात्मक स्थिरता मेरे अंदर में रहे, हर परिस्थिति, हर समस्याओं में मैं हंस सकता हूँ, दूसरों को भी हंसा सकता हूँ, एक बहुत ही उम्दा और खुशनुमा जिंदगी में जी सकता हूँ।
लेकिन अगर मैं प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करूंगा, हमेशा टालने की कोशिश करूंगा, तो क्या मैं इस चीज को अपनी जिंदगी में और सामने डिले करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ? और मुझे लगता है कि मेरे इस स्वभाव की वजह से वही नुकसान मुझे हुआ। तकरीबन 4 साल के बाद में मुझे जाग आई। 4 साल के बाद मैं नींद से जागा। खैर, ए में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ अगर गलत अनुभव हमारी जिंदगी में आते हैं तो वो भी हमको सिखाने के लिए ही आते हैं। तो मैंने भी 4 सालों में सीखा। सर्विस के नाम पे सिर्फ मैं कहीं तो भी अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा था। अपने आप को फेस करने के लिए मैं डर रहा था। रोज शेयर हो रहा था कि भाई खुश रहना है, संयमित रहना है, तो तीसरा कदम लेना पड़ेगा। तब जाके ये जो चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, हमेशा हमेशा जो रोते रहते हैं, तो ये आदत जाएंगी। भगवान की जो भी इच्छा है उसको कबूल करके जब हम जीना शुरू करते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। पहले शराब पे डिपेंड थे, लेकिन अब हम भगवान पे अगर डिपेंड है तो हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो वो कदम भी दोस्तों मुझे मजबूरी में लेना पड़ा। पहले तो मैं लेने को ही तैयार नहीं था, क्योंकि ईश्वर की संकल्पना ही मानने को तैयार नहीं। वैसे ही रोज एक ही मीटिंग में ऑल टाइमर बता रहे थे, चौथा कदम लेना पड़ेगा, चौथा कदम लेना पड़ेगा। तो उसको लेने के लिए भी मैं डरा हुआ हूँ, क्योंकि हमारा जो अहंकार होता है दोस्तों, वो हमको अंदर से डराते रहता है। एक तरफ बोलता है कि इतनी क्या जल्दी है, लेंगे आराम से, ए में ही तो रहना है, आज नहीं लेंगे कल लेंगे। और दूसरा जो डर है कि भाई कैसे फेस करेंगे। बोल रहे हैं कि लिखना पड़ेगा कच्चा चिट्ठा अपना। अब वो लिख लिए और किसी को पता चल गया, और बाद में तो बोलते हैं और किसी को भी दिखाना भी है, तो ये कैसा करेंगे। तो कहीं तो भी ये मेरे स्वभाव के जो दोष है, जो 7 डेडली सिंस भी बोला गया है दोस्तों, बाकी दुनिया के लिए भी ये 7 डेडली सिंस लागू होते हैं। जो 7 घातक पाप की चर्चा 12 कदम 12 परंपराओं की पुस्तक में की गई है। हमारा अहंकार, लालच, गुस्सा, काम वासना, हमारा पेटूपन, हमारा आलसीपन। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये जो हमारी जो टालमटोल करने वाली जो आदत है, वो हमारे आलसीपन से जुड़ी हुई है। आलसीपन मेरा स्वभाव है कि जो चीज मुझे जब करनी है, मैं अपने अहंकार में रहता हूँ, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। अपन तो बॉस कभी भी शराब बंद कर देंगे, अपने तो बाएं हाथ का खेल है, या कोई जरूरी काम करने का भी रह गया तो नहीं अपन तो वक्त पे कर लेते बॉस, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने इगोइस्टिक ओवर कॉन्फिडेंट हम रहते हैं। और दोस्तों, ये जो हमारा आलसी स्वभाव है, वो सही वक्त पे सही निर्णय लेने या सही काम करने के लिए हमें हमेशा रोकने का काम करता है। तो मैंने अपने जो कदमों को लेने के लिए भी मैंने काफी डिले किया। जब दोस्तों मैंने अनुभव लिए कि कैसे एक के बाद एक मेरे साथ वाले लोग शराब की तरफ में जा रहे हैं, मैं खुद भी खुश नहीं हूँ। मेरी आत्म शांति मुझे नहीं मिल पा रही है, जो ये बार बार रोज मीटिंग में बोल रही है। तो आखिरकार मुझे अपने इस हाउस क्लीनिंग, ये जो घर की सफाई का प्रोग्राम बोला है, उसमें जाना पड़ा। मगर उसमें भी मैंने काफी डिले किया। स्पॉन्सर बनाया 4 स्टेप इन्वेंट्री के लिए, और उनके साथ बैठकर सब कुछ जानने के बाद में भी कि कैसे काम करना है, एक बहुत लंबा पीरियड मैंने चौथा कदम लिखने के लिए लिया। मगर आज मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने उसको डिटेल में लिया, और जिसका मुझे काफी फायदा भी हुआ। लेकिन उसके बाद में जब 5वें कदम पे अन्य व्यक्ति को शेयर करने की बात आई, तो वहां भी कहीं तो भी मैं डर महसूस कर रहा था कि अब मैं कैसे भरोसा कर लूं कि जिस व्यक्ति को मैं ये सारा अपना कच्चा चिट्ठा बताना चाहता हूं, तो वो मेरी बात को गुप्त रखेगा कि नहीं रखेगा। चाहे स्पॉन्सर बनाते वक्त मैंने उनको बना लिया, और ये भी मैंने तय कर लिया था कि इन्हीं को मैं 5वां कदम इनके पास शेयर कर लूंगा। लेकिन असल मायने में जब 5वां कदम लेने की बात आई, तो कहीं तो भी मेरा बेईमान जो दिमाग है, बेईमान जो स्वभाव है, वो फिर जाग गया। डर भी जाग गया कि कैसे करेंगे, जो भी मैंने लिखा है तो ये बताओ कि या नहीं बताओ।
और उसमें भी दोस्तों मैंने कई बार डिले करने की कोशिश की, डर के मारे। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जितना मैं ये चीजों को लेट करता हूँ, उतना ही दोस्तों एक ही प्रोग्राम ने जो मुझे बताया है कि ये काम करने के बाद में सही मायने में आप अल्कोहल के ऑब्सेशन से आप अपने आप को दूर महसूस करोगे। एक सालों का जो बोझ आपके दिलो दिमाग पे बैठा हुआ है, कहीं तो भी वो आपका उतर जाएगा। आप सही मायने में एक पीस ऑफ माइंड, एक जो मन की शांति क्या है, उस बात को आप अनुभव करोगे। लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, सुनने और समझने के बाद में भी जो हमारा स्वभाव होता है कि वो स्वभाव दोस्तों हमको ये सारी चीजें डिले करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन बहुत सही लिखा है दोस्तों बिग बुक में भी और 12x12 में भी कि एक ही प्रोग्राम को फॉलो करते वक्त दोस्तों इसमें हमने ये जो हमारा स्वभाव है उसको कहीं तो भी साइडलाइन करना जरूरी है, उसको अलग रखना जरूरी है। हमको समझना पड़ेगा कि हम एक ऐसी अल्कोहलिज्म नाम की खतरनाक, कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज से ग्रसित है कि वो कभी भी पलटवार करती है। हमको कितने साल, कितने दिन, कितने महीने हो गए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि हम सिर्फ आज के दिन शराब से दूर है। और इस बीमारी का जो नेचर है पलटवार करना, तो ये कभी भी पलटवार कर सकती है। और इसीलिए बड़ा साफ तौर पे बोला है कि जिन जिन लोगों ने 5वें कदम को नजरअंदाज करने की या इसको देर करने की कोशिश की, ऐसे लोग देर सवेर फिर शराब की तरफ न गए। और जी हाँ, मैंने भी अपने कई लोगों को देखा है, ऑनलाइन मीटिंगों में भी ऐसे कुछ लोग मिले हैं कि जिन्होंने बोला है कि चौथा कदम लिखने के बाद में, और कुछ लोग तो 5वें कदम को पूरी तरीके से ईमानदारी से नहीं करने की वजह से बाद में फिर शराब की तरफ चले गए। तो डिले करना कितना डेंजरस हो सकता है एक मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए, कि जिस समय जो काम हमने करना चाहिए वो काम अब जब हम नहीं करते तो हम किसी भी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। मैंने एक ही प्रोग्राम से ही नहीं, मैंने अपनी जाती जिंदगी में भी दोस्तों ये जो मेरा स्वभाव है, जानबूझ के जो काम मैं आज कर सकता हूँ उसको डिले करना, कैसे मेरा नैतिक अधपतन करता है। कि मैं जिस भी व्यवसाय में हूँ वहाँ दोस्तों अगर मैं अच्छे से काम करता हूँ तो उसमें लोग खुश होते हैं और मेरा गुडविल बनता है। और मेरा अगर गुडविल बनता है तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। लेकिन मैंने भी कई बार अपने आप को देखा है दोस्तों कि जो काम लोगों का लिया हुआ मैं समय पे कर सकता हूँ, तो बेवजह और कॉन्फिडेंट में रहने की वजह से या आज नहीं कल करेंगे आलसीपन का शिकार होके बेफिजूल में लोगों को डेट देना, बेफिजूल में लोगों को भरोसे पे रखना, और ये सारी चीजों के लिए फिर कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है, अलग अलग बहाने भी करने पड़ते हैं कि क्यों नहीं हुआ काम, अरे ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, और जबकि बात बिल्कुल गलत होती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया तो पहले ही बताया गया है कि हम अल्कोहलिक पूरी तरीके से स्पिरिचुअली बैंकरप्ट है, नैतिक रूप से अधपतित, हमने क्या क्या नहीं कर आए। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम पे आने के बाद में फिर एक बार मौका मिला है अपने कैरेक्टर बिल्डिंग करने का, अपने चरित्र निर्माण करने का। तो मैं भौतिक तरक्की के पीछे भागना चाहता हूँ या अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहता हूँ, ये फैसला मेरा है। सिर्फ भौतिक तरक्की करूंगा लेकिन अपना पुराना एटीट्यूड, पुराने तौर तरीके नहीं बदलूंगा तो फिर मैं कभी भी तकलीफ में गिरने वाला हूँ। और अगर मैं आर्थिक प्रगति भी करना चाहता हूँ तो मैं अपने पुराने तौर तरीकों की वजह से वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बदनामी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपने चरित्र के निर्माण पे, यानी जो पुराने तौर तरीके हैं, पुराना जो स्वभाव है, उसमें ये भी आलसीपन, हर बात को टालना, देरी करना, समय पे लोगों का अगर काम लिया है तो काम नहीं करना, झूठ बोलना, बेईमानियां करना, ये अगर जारी है तो मैं अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मार रहा हूँ। ये नुकसान मैं महसूस किया, मैंने देखा दोस्तों। और लोगों का क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मेरे से दूर हो गए, वो बात तो अलग है। अब एक ही प्रोग्राम पे आने के बाद में मुझे ये देखना पड़ता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ या जो भी काम कर रहा हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
और मैं देखता हूँ दोस्तों, जब मैं जानबूझ के मुझे झूठ बोलना पड़ता है या बहाने करने पड़ते हैं तो मेरा मन अशांत हो जाता है, मेरी मन की शांति चली जाती है। अरे यार साला बेवजह अपन ने उनके काम को डिले किया, अपन ने वक्त पे उनके काम नहीं किए और उसके लिए अपने को बहाने करने पड़ रहे हैं। कभी किसी को मार देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं, या कोई झूठ बोल देते हैं। तो आज कहीं तो भी दोस्तों मैं पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा कि इन सारी चीजों को मैं आसानी से पचा लूं। अब होता क्या है कि अगर ऐसे कुछ गलत काम मेरे हाथों से अगर हुए हैं मेरे हाथों से, ए में आने के बाद में भी मेरे हाथों से हुए हैं, और मैंने वो भोगा है कि एक इमोशनल हैंगओवर की बात ये करती है। जैसा पीने के दिनों में हमको हैंगओवर होता था, रात को बहुत पी लिए तो दूसरे दिन वो जो नशा है वो हमारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ रहता था, जिसको हम हैंगओवर बोलते थे। तो आज ये बोलती है कि हर गलत काम का भी हैंगओवर होता है। किसी को आपने कुछ गलत बोल दिए या किसी का कुछ नुकसान कर दिए तो वो चीजें भी आपके दिलो दिमाग पे हावी रहती है, आपको खाते रहती है। और ये मैंने अपने साथ में भी देखा और दूसरों के साथ में भी देखा। आज ही एक मेंबर का फोन आया था, अभी वो ई रिक्शा चलाते हैं, तो बोले एक बूढ़ी औरत से बोले उन्होंने कोई टैरिफ तय किया, यहाँ से यहाँ तक छोड़ना है, और कुछ ज्यादा दूर तक उनको छोड़ दिया। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, बोले कि कुछ पैसे मुझे ज्यादा देना। तो वो बूढ़ी औरत ने बोला यार जो तय हुआ वही दूंगी और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। लेकिन जब उस बूढ़ी औरत ने अपनी जगह पहुंचने के बाद इस ए के मेंबर को गलती से ज्यादा पैसा दे दिया, तो वो जानते हुए भी वो पैसा लेके वहां से निकल के आ गए। लेकिन अब हम ए के प्रोग्राम पे हैं, अब इतना आसान नहीं होता इन चीजों को पचाना, वो चीजें हमको खाते रहती है। और उन्होंने फोन किया कि मैंने सही किया या गलत किया। भाई तेरे दिलो दिमाग को वो चीज खा रही है, इसका मतलब कुछ तो भी गलत है, जाके भरपाई कर लो। तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि ऐसी चीजें मेरे साथ में भी हुई है। जब मैं इस प्रोक्रेस्टिनेशन के स्वभाव की वजह से लोगों के काम सही समय पे नहीं करता हूँ, उनको बहाने करता हूँ, उनको बेफिजूल में डिले करता हूँ, अपने आलसीपन के स्वभाव की वजह से जो काम जब करना है तब नहीं करता, तो इन सारी चीजों की वजह से मेरी अपनी आत्मा शांति जाती है। ऐसे ही मैंने अपने हेल्थ के बारे में भी ये प्रॉब्लम देखा। मुझे ए में जब मैं आया था दोस्तों, तो मेरी 35 या 40 साल का वेट था, पेट अंदर था, पेट और पीठ एक हो गई थी, गाल अंदर, आंखें अंदर। जो पुराने मेंबर है वो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में 35-40 किलो का वजन लेके मैं ए में आया था। ग्रेस ऑफ गॉड कि अभी कुछ सालों पहले से धीरे धीरे मेरी हेल्थ बढ़ रही है। लेकिन मेरी हेल्थ बाकी जगह हेल्थ बढ़ने के पहले मेरा पेट पहले निकलना शुरू हुआ। तो आज भी याद है दोस्तों, मुझे करीब 7-8 साल पहले से ही लोग मुझे बोल रहे हैं। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ भी लोगों ने बोला, ए के मेंबरों ने भी बोला, आपका पेट निकल रहा है, आपने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं अपने ही अहंकार में, और मैंने लोगों को बोला भी, अरे यार एक जमाने में तो लोग बोलते थे अपने को कि यार क्या तुम्हारी हालत खराब है, क्या तुम बीमार हो क्या। अभी तो लोग अपने को अच्छा बोल रहे हैं कि अपनी हालत बढ़ रही है, पेट निकल रहा है, तो ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। अब वो कॉम्प्लीमेंट बोलते बोलते ये पेट इतना निकल रहा है कि जब हम पाखाना बैठते तो हाथ जाएगा नहीं। सीढ़ियाँ मैं जहाँ काम करता हूँ 7 माले की वो बिल्डिंग है, और जब मैं दुबला था तो दोस्तों मैं पैदल ही, मैं सीढ़ियों का लिफ्ट का ज़्यादा सहारा नहीं लेता था, और बिल्कुल दोस्तों नॉन स्टॉप मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था। अब होता यह है कि सीढ़ियाँ चढ़ने जाओ तो 1-2 माले चढ़ते ही मेरी सांस फूलने लग जाती है। तो ये चीजें कहीं तो भी आज मैं अनुभव करता हूँ कि ये मेरा जो प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने वाला स्वभाव, कई बार मैंने कोशिश की कि नहीं यार सवेरे उठेंगे, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, थोड़ा व्यायाम करेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी मैंने अपने पेट पे काम किया तो मेरा पेट बिल्कुल साफ हो सकता है। लेकिन नहीं, वो जो मैंने 7-8 साल से लोग मुझे समझा रहे थे, मैं लोगों की मानने को तैयार नहीं, तो उसका नतीजा यह हुआ कि मेरा पेट आज कुछ ज्यादा निकला है, और उसकी जो परेशानियां है, उसकी जो प्रॉब्लम है, वो मुझे ही सहन करने पड़ रहे हैं।
तो यही है दोस्तों, ये जो स्वभाव है ये हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। जहाँ ए के प्रोग्राम की बात आती है तो सही समय पे अगर हमने ए के प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं किया, कदमों को लेने में अगर हमने डिले किया जानबूझ के, वही हमारा स्लोथ वाला स्वभाव, करेंगे ए में ही रहना है, आज नहीं तो कल करना तो है ही। तो ये कहीं तो भी दोस्तों, शराब तो बहुत बाद में पिलाएगा, हर बात को शराब से जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति की बात या जो एक चित्त शांति और मन शांति की बात, एक भावनात्मक स्थिरता की बात ये करती है, तो मैं उतना ही उसको डिले करूंगा। जितना जल्दी मैं इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करूंगा, उतना ही जल्दी मैं इस आध्यात्मिक लाइफ का एंजॉय कर पाऊंगा, उतनी जल्दी मुझे इमोशनल सोबरिटी हासिल होंगी, उतनी जल्दी मैं अतीत के बोझ से, लोगों के डर से, भविष्य की चिंता से आजाद होऊंगा। तो सारी चीजें प्रोग्राम पे प्रैक्टिस करने की है। और डिले कितना डेंजरस हो सकता है ये मैंने लोगों के अनुभव से सीखा। जिन जिन लोगों ने दोस्तों शराब से दूर होने के बाद में इस ए के प्रोग्राम पे ध्यान नहीं दिया, इन कदमों पे काम नहीं किया, तो ऐसे कई लोग कई सालों की सोबरिटी के बाद में फिर दोबारा शराब की तरफ में गए हैं। जिन्होंने ये समझ लिया कि दारू की दूरी ही काफी है, काहे की आध्यात्मिक बीमारी, क्या पर्सनालिटी पे काम करना, क्या प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी लाना, क्या अपने पुराने तौर तरीकों के बदलाव करना। बोल रहे हैं कि भरपाई करो, लोगों से माफी मांगो, माफ करो, तो करेंगे आराम से। लेकिन जितना हम इन चीजों को लेट करते हैं, उतना ही दोस्तों हमारी जिंदगी में जो सही मायने में एक पीस है, एक सेरेनिटी है, उसको उतना ही हम डिले करते जाते हैं। और यही स्वभाव जब हम अपने व्यवसाय में करते हैं, हमारे अपने घर में, अपने आप में लागू करने की जब हम कोशिश करते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि काम धंधे में कैसे ये नुकसानदेह हो सकता है, हमारी कैसी रेपुटेशन खराब हो सकती है, और उसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, हमारी हेल्थ पे असर आ सकता है। तो ये स्वभाव जो है हमारा, जो 7 घातक पाप कही गई है, इस 7 घातक पापों में से ही एक ये जो स्लोथ है, आलसीपन है, इसी से जुड़ा हुआ दोस्तों ये हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन का स्वभाव है। हर बात को डिले करना, जानबूझ के और कॉन्फिडेंट रह के या डर के मारे आज नहीं करेंगे कल करेंगे, किसी भी चीज को करने में देरी करना, ये आखिरकार हमारी अपनी जिंदगी के लिए, हमारी सोबराइटी के लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। और जितना इस पर हम काम करके हम इससे दूर रहते हैं, उतना ही दोस्तों हमारी सोबराइटी भी बरकरार रहती है और बाकी की जिंदगी की फील्ड में भी इसके पॉजिटिव असर हम देख सकते हैं। थैंक यू।